मेरे weakness full focus क्लोजअप करो ना इधर नहीं ले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑनलाइन am I audible to you Yes, sir. am I audible can you hear me ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं मुझे सुन सकते हैं क्या yes or no am I audible Yes, sir. हाँ तो बताओ भाई चलो क्या किया था हमने लास्ट टाइम बताओ कल के लेक्चर में वो स्टॉप है लिपिड शुरू किया था ना हमने बताओ 3 ग्रुप्स 3 टाइप्स लिपिड्स के फटाफट रिवाइज किया है सबने रिवाइज किया क्या किया है कल या रह गया बताओ 3 टाइप्स पहला टाइप कौन सा है जहां पे सिर्फ फैटी एसिड्स अटैच है एक दूसरे से थ्रू एस्टर बॉन्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड क्या होता है वो लिपिड Simple. सिंपल लिपिड अगर मुझे ग्लिसरॉल की जगह पे 2 फैटी एसिड चेन्स मिलते हैं ग्लिसरॉल नहीं तो स्फिंगोसिन मिलता है और फॉस्फेट ग्रुप नहीं तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज योर ओलिगोसैकेराइड मिलता है तो फिर उस लिपिड को हम क्या कहते हैं जहां पे सम एडिशनल ग्रुप इज देयर 2 फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल which can be glycerol or sphingosine plus additional group one additional group which can be PO4 that is your phosphate group or oligosaccharide what is this lipid termed as Conjugated. lipid or compound lipid yes in simple lipids we have glycerol plus 3 fatty acid chains this lipid is called as conjugated or compound lipids और थर्ड टाइप हमने देखा था derived lipid derived lipid इसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे derived lipids are breakdown products क्या लिखा था हमने ब्रेकडाउन और हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड्स इसमें जनरली फैटी एसिड चेन नहीं होती जनरली दे डू नॉट हैव फैटी एसिड्स हमने अलग अलग टाइप्स लिखे थे
एक था डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसरॉल और डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसरॉल और डाइग्लिसराइड। तीसरा हमने लिखा था स्टीरोल, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रॉल। हाँ स्टेरॉल्स लिखे थे जिसमें कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट कॉमन। यस, कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या रोल हमने लिखे थे? पहला, इट इज इंपॉर्टेंट इन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। 19 मेंबर। हाँ ये 19 मेंबर्ड रिंग है विद OH ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप है इसमें थर्ड कार्बन पे। याद है डायग्राम हमने कल बनाया था? यस सर। और क्या लिखा था हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में? इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग स्टेरॉइड हार्मोन्स। हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स तैयार होते हैं वो यहाँ से होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन गोनाड्स। गोनाड्स मींस सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टिस इन मेल्स, ओवरीज इन फीमेल्स। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन करके हार्मोन रिलीज होता है, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और द हार्मोन्स। तो दीज आर टर्म्ड एज गोनाड्स, सेक्स ऑर्गन्स। जहाँ पे गैमेट्स तैयार होते हैं वहां पे स्टेरॉइड हार्मोन्स तैयार होते हैं। और एक ह्यूमन बॉडी में लोकेशन है जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मुझे बताओ एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होते हैं हार्मोन्स? कौन सा ग्लैंड होता है वो? एड्रेनल ग्लैंड, करेक्ट। और जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे आगे जाके एड्रेनल ग्लैंड का, तो हम देखेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड का आउटर पार्ट जो होता है, अगर मैं एड्रेनल ग्लैंड का सेक्शन लूं, एड्रेनल ग्लैंड कुछ इस तरह से दिखता है किडनी के ऊपर। तो अगर ये किडनी है तो किडनी के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज योर एड्रेनल ग्लैंड। इफ आई कट इट वर्टिकल, अगर मैं सेक्शन लेता हूं इस एड्रेनल ग्लैंड का, तो मुझे दो पार्ट्स मिलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एक पार्ट होता है आउटर पार्ट, एक पार्ट होता है इनर पार्ट। आउटर पार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, इनर पार्ट का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है। ये जो इनर पार्ट है इसको कहा जाता है एड्रेनल मेड्यूला। जो अंदर है वो मेड्यूला, और जो बाहर होता है आउटर पार्ट, इसको कहा जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। Those steroid hormones which help in glucose metabolism, those steroid hormones which help in mineral metabolism, like absorption of sodium, for example. So minerals के absorption के लिए कुछ hormones release होते हैं, glucose के metabolism के लिए कुछ hormones release होते हैं। cortex से release हो रहे हैं hormones, adrenal gland का cortex। इसलिए इन hormones को कहा जाता है adrenal corticoids। कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स इसलिए कॉर्टिकॉइड्स। सो दिस एड्रेनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स व्हिच आर फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ एग्जांपल्स लिखने इस एड्रेनल कॉर्टिकॉइड के, तो यू हैव फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है उसको कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बहुत सारे हार्मोन्स है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लिस्ट ऑफ हार्मोन्स, दिस इज वन ग्रुप। मिनरल्स का जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, इन हार्मोन के ग्रुप को कहा जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और इसी एड्रेनल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होता है इन लेस अमाउंट एज कंपेयर टू टेस्टिस, कम अमाउंट में, एंड आल्सो एस्ट्रोजन बट वेरी लेस अमाउंट एज कंपेयर टू ओवरीज। सो दीज हार्मोन्स व्हिच आर सेक्स हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स, दे आर कॉल्ड एज सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। से तीनों टाइप के हार्मोन्स जो है दे आर आल्सो स्टेरॉइड हार्मोन्स। So steroid hormones are synthesized by using sterols, mainly cholesterol. The most common type of sterol in living organisms, in animals, is cholesterol. Plants में cholesterol नहीं होता. फाइटोस्टेरॉल। When I write adrenal glands, I can write three types of hormones: glucocorticoids, I can write
mineralocorticoids, and sex corticoids. They are also synthesized from cholesterol. याद रहेगा? फंक्शन समझ में आया? अभी इतना ही याद रखना है. ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरल एब्जॉर्प्शन में मिनरल मेटाबॉलिज्म में मिनरल कॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और सेक्स कॉर्टिकोइड्स which are testosterone and estrogen etc. Another role of cholesterol, third role, it is also a hormone which is involved in synthesis of vitamin D. It behaves as precursor of vitamin D. Cholesterol behaves as precursor of vitamin D. जब आप सनलाइट में जाके बैठोगे तो ये जो प्रिकर्सर है विटामिन डी का, in presence of sunlight, UV rays in the sunlight, this precursor is converted ultimately into vitamin D. Vitamin D is important in calcium metabolism. So अगर हमारे बोन्स स्ट्रांग होने हैं तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की जरूरत है. कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होता है जब हमारी बॉडी में अच्छी तरह से विटामिन डी है. अगर विटामिन डी नहीं है और अगर सिर्फ आप कैल्शियम खा रहे हो तो उसका कुछ यूज नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन. सो एब्जॉर्प्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम के लिए विटामिन डी इज नेसेसरी. आपके स्किन में ये जो प्रिकर्सर होता है ना विटामिन डी का, इट इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्किन, it uses the energy of UV light, and then with this energy this precursor is converted chemically into vitamin. Skin में होता है and then it is taken up by bones. ये बोन में नहीं होता, बोन तक तो सनलाइट जाएगा ही नहीं. It penetrates only the upper layers of skin और वहां पे ये कन्वर्जन होता है स्किन. क्लियर बात? तो ये तीसरा टाइप है. और मुझे डिराइव टाइप के दो टाइप्स लिखने हैं डिराइव लिपिड्स के. यहाँ पे लिखता हूं मैं, आप कंटिन्यू करना इसके नीचे, मुझे जगह नहीं है, सो राइट इट हियर. स्टेरॉल में हमने देखा थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप था, 18th कार्बन पे CH3 था, 19th कार्बन पे CH3 था, isn't it? और एक C8 to C15 हाइड्रोकार्बन चेन, दैट इज कोलेस्ट्रॉल. अगर मैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोन ग्रुप से रिप्लेस करता हूं तो क्या बनता है? If OH group, alcohol group is replaced with a ketone group, what do you get? Sterone. 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 ये हमें कहाँ मिलता है? डायोस्कोरा. हमने कल लिखा था कि एग्जाम्पल डायोस्कोरिया, जिसे मराठी में डुक्करकण कहा जाता है. और एक इंपॉर्टेंस है स्टेरॉन्स का, आपके जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है दे कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम स्टेरॉन्स. कोलेस्ट्रॉल से भी बनाए जा सकते हैं, स्टेरॉन से भी बनाए जा सकते हैं. ज्यादा फर्क नहीं है कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉन में, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे कीटोन ग्रुप. सो आवर बॉडी कैन कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू सेक्स कॉर्टिकॉइड्स as well as sterols into sex corticoids. So we can say sex hormones are also synthesized from sterols. Dioscoria से जो sterols मिलते हैं, they are used to prepare what are termed as anti-fertility pills. मतलब contraceptive pills जो है, birth control pills, they are also synthesized from sterols derived from Dioscoria. Dukkarkand in Marathi. Clear? And last type of derived lipid is your pigments. ऐसे कौन से पिगमेंट्स है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में बिल्कुल ही डिसॉल्व नहीं होते? वो येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं. एक ग्रुप है जहां पे दो हार्मोन्स है, वन ऑरेंज कलर, वन येलोइश कलर. Carotenoid. Yes, we call them as Carotenoid.
कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और कुछ नहीं। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है कैरोटीन, और अगर कैरोटीन का ऑक्सीडेशन कर दो आप, इफ यू ऑक्सीडाइज कैरोटीन, उसमें अगर O2 डाल दिया तो जो बनता है उसको ज़ैंथोफिल कहा जाता है। So carotene is a long chain hydrocarbon. Carotenoids में दो टाइप्स आते हैं. Carotene is one pigment Anthocyanin. and xanthophyll is अम्मा another pigment. खाई दे ना। हाँ बोलो, किसका माइक चालू है? कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और xanthophyll है. These are fat-like hormones. I'm sorry, fat-like pigments, lipid-like pigments. ये कलर इंपार्ट करते हैं प्लांट पार्ट्स को. कैरोटीन एंड xanthophyll impart color to plant parts. Lipids which impart color. So can I use the term? color के लिए term है chromo, मतलब color, and these are lipids which impart color. So I can call carotenoids as chromolipids. They are derived lipids. These are all different types of derived lipids and their roles. Any doubt? समझ में आया है पूरा? लिख लो, नोट कर लेना ये चीजें. ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं. सर हाँ बोलो. एक बार डायोस्कोरिया का वापस बताओगे, सेक्स वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स एंड एवरीथिंग. डायोस्कोरिया से हमें सेक्स हार्मोन्स. डायोस्कोरिया जो है, दिस इज याम प्लांट. इस डायोस्कोरिया से व्हाट वी गेट आर some substances, some chemicals, some sterols which can be used to make anti-fertility pills. मतलब ये pills अगर कोई इंडिविजुअल लेता है तो इस इंडिविजुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा. इट प्रिवेंट्स गैमेटोजेनेसिस. ओके, इट ठीक विल है. प्रिवेंट बर्थ. फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. गैमेट्स नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. सच पिल्स आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी पिल्स और बर्थ कंट्रोल पिल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. सबका मीनिंग सेम है. क्लियर? समझ में आया? यस सर. प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता हमें. प्लांट्स में जो स्टेरॉल्स मिलते हैं उसको हमने क्या कहा? Phytosterol. फाइटोस्टेरॉल्स. करेक्ट. So cholesterol is present in animals, and if I see plants, what I get are phytosterols. ये पूरा चार्ट बना लो. बोर्ड पे क्या लिखा है दिख रहा है क्लियरली? जो ऑनलाइन बैठे हैं उन बच्चों को दिख रहा है? व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड? Yes, sir. इज क्लियर?
This chart should go in your concept notebook. जो हमने एक अलग सा concept notebook बनाया उसमें ये chart जाना चाहिए. So by looking at chart, your lipids are nearly done because you know the reactions now and you know the examples. So you can even add examples here in your chart, so that in one chart you revise entire lipids. Done? हो गया सबका? Yes, sir. ओके, चलो बताओ फंक्शंस ऑफ लिपिड्स. प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? सबसे कॉमन लिपिड्स है सिंपल लिपिड्स. इनका फंक्शन क्या लिखा था हमने कल? एक्स्ट्रा फूड आता है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है. सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट? कल लिखा है हमने. So they behave as energy reservoir of energy, storage food, in other words. So storage of food, मैं इसको स्टार करता हूं. प्राइमरी फंक्शन है ये. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सारे लिपिड्स का स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैन यू टेल मी एनी अदर फंक्शंस जो हमने एडिपोज टिश्यू में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, वही फंक्शंस आएंगे. एडिपोज टिश्यू क्या फंक्शन करता है? हमारे स्किन के नीचे एक लेयर है. एग्जैक्टली. Insulation. It is a bad conductor of heat. You can write down these points. These points are important. Insulation मतलब क्या? Storage of food मतलब क्या? ये प्राइमरी फंक्शन है. अब हर एक पॉइंट तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे. So write down these points. Insulation मतलब it is bad conductor of heat. तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में, हीट लॉस बॉडी से प्रिवेंट करने में. Since it is bad conductor of heat, we can say it prevents heat loss from the body. Third function I can write. It forms or provides cushioning to different organs. Like kidney के surrounding फैट का लेयर है. हमने उस फैट को कहा था पेरी रीनल एडिपोज टिश्यू. याद है आपको? Yes, sir. पेरी रीनल. Then we have a layer of fat around heart also. उसको हम पेरिकार्डियल फैट कहते हैं. So जो important organs है हमारी बॉडी में, even our visceral organs like stomach and intestine, इनके बीच में जो गैप है वो सारा गैप फैट से भरा हुआ. So it provides a type of cushioning to internal organs, important organs, and acts as
शॉक एब्जॉर्बर, जैसे हमारे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं व्हीकल के, उसी तरह से शॉक एब्जॉर्बर करके काम करता है। एंड सिंस इट एब्जॉर्ब्स द शॉक्स, सर सिलोम जो भी बाहर शॉक से आएगा एब्जॉर्बर लेकर का भी काम सकता करते है। हैं ना? क्या? सिलोम भी काम करते हैं ना शॉक एब्जॉर्बर का? कौन? सिलोम। Coelomic Yes, fluid. yes sir. हाँ सिलोमिक Coelomic फ्लूइड। fluid also, yes, it also acts as a shock absorber. You have an additional shock absorber here. So अगर बड़ा shock भी है तो it will generally not affect the internal organs because you have layer of fat surrounding important organs. Then, due to this shock absorbing property, we can say that it provides protection. जो internal organs है उनको ये protection देता है। और बताओ, ये तो सारे हमने एडिपोज टिश्यू के फंक्शंस लिखे और कुछ नहीं लिखा नया में। लेकिन अभी जो हमने देखे हैं उनके हिसाब से आप और क्या फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे? कोई भी लिपिड अगर आप लेते हो तो और कौन से फंक्शंस आप ऐड कर सकते हो? सामने है आपके। बोलो बोलो, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं मुझसे, आप बोल सकते हो क्लास में। सरपेकन। मैं ऐसे कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं करता, बाहर निकल जाओ, क्यों रॉन्ग आंसर दिया वगैरह कुछ नहीं। यू कैन स्पीक अप, इंटरैक्ट, वही तो मेन एम है ना फिजिकल क्लास का। ये तो चुपचाप हम ऑनलाइन भी बैठते हैं, तो आप घर से यहाँ आओगे, मैं यहाँ आऊंगा, फिर हम आमने सामने तो The functions as steroid hormones. हाँ, they produce or they are important. सरफेकेंट। In production of steroid hormones और Surfactant in विटामिन, alveoli. सरफेक्टेंट। हाँ, they act as some of the fats. सरफेकेंट। Repeat, I'm sorry. They act as surfactant. Surfactant in lung alveoli. क्या है ये surfactant? कौन करता है surfactant का काम? Name of that lipid? कौन सा लिपिड है? Lecithin. लेसिथिन। यस। कैसा होता है लेसिथिन का स्ट्रक्चर बताओ? कोलिन Structure ऐड of होता है lecithin। फास्फोरस को। क्या क्या होगा लेसिथिन में? 2 फैटी एसिड, Two fatty acid, glycerol plus phosphate. ग्लिसरॉल, फॉस्फेट प्लस कोलिन। हाँ, choline. देन यहाँ पे क्या आएगा? फॉस्फेट ग्रुप। और इसके आगे कोलिन। क्या है कोलिन का स्ट्रक्चर? यस, एन और 3 साइड पे CH2, CH3। करेक्ट? यस सर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ स्ट्रक्चर है। दिस इज लेसिथिन, इट एक्ट्स एज अ सरफेक्टेंट, दैट इज इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो जब हम एयर को बाहर भेजते हैं लंग से तो एल्वियोलाई छोटे होके बंद नहीं हो जाते, दे रिमेन ओपन इवन आफ्टर सर रिमूवल ऑफ एयर, एक्सपिरेशन के बाद भी। बोलो। सर वो H रह गया ना वहां पर, फॉस्फोरस के वहां पर। कहाँ पे? हाँ, OH। O माइनस लिखा है मैंने, आप OH लिखो या O माइनस लिखो। ओके। हाइड्रोफिलिक है ना, हेड का पार्ट है ये हाँ। पूरा आपका हेड है। दिस इज आयोनाइजेबल ग्रुप, सो यू कैन राइट OH और O माइनस। यस सर। एनसीईआरटी में OH दिया है, एनसीईआरटी में ये प्लस भी नहीं दिया हुआ इनके ऊपर। देन और बताओ, अपने 10th में विटामिन पढ़े हैं? विटामिन यस ए, सर। बी,
D, E, K, है ना, B कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, Fat soluble. हाँ, there are some fats, some vitamins, Fat soluble. yes, which are fat soluble vitamins. They are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. चार विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल है, A, D, E, K. बाकी सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं. तो अगर इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन करना है तो हमें फैट की जरूरत होगी. सो फैट और लिपिड्स आर नॉट बैड फॉर हेल्थ. Lipids are required for normal metabolism. If their amount in blood exceeds normal amount, then they become problematic. Otherwise, fats are required for good health. Note this down. These four vitamins are fat soluble vitamins. Vitamin A, D, E, K. इसके बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉस्फोलिपिड कहाँ पे मिलता है हमें? Phospholipid is a major component Simple of lipid that. में क्या? Membrane. phosphate group plus Correct. Cell क्या? membrane. Yes. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मेन कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड. एंड लास्ट कमर्शियल एप्लीकेशन है लिपिड्स का. ऑयल्स वगैरह तो हम खाते ही है, नो डाउट. irrespective of that, this is also used, lipids are also used rubber, manufacture of rubber. in manufacture of soaps. जो बेदिंग सोप्स होते हैं ना, बेदिंग सोप हो या फिर आपके कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, जहां पे झाग बनता है, साबुन से जहां पे झाग बनता है, उस साबुन में बहुत सारा फैट होता है. अगर आप घर जाके आपके पास जो सोप का पैकेट होता है ना, वो पैकेट ठीक से देखना. जो भी पैकेट के ऊपर लिखा होता है वो पढ़ने की आदत लगा लो. फॉर एग्जाम्पल ऑयल का अगर पैकेट है तो वहां पे आपको इनका कंटेंट दिखेगा, कितना लिखा है, मूफा फूफा. आपके कुकिंग ऑयल में कितना है ये भी लिखा होता है. पर 100 ml कितना है या पर लीटर कितना है ये लिखा होता है. सोप के पैकेट पे लिखा होता है TFM, मतलब टोटल फैटी मैटर, दैट इज TFM. जितना ये ज्यादा उतना सोप अच्छा. इसलिए जिसमें TFM ज्यादा होता है उसको लग्जरी बेदिंग सोप कहा जाता है. लग्जरी मतलब आपका वो लक्स वगैरह आता है ना, लक्स एंड व्हाट संतूर, लग्जरी बेदिंग सोप. सिंथॉल लग्जरी बेदिंग सोप, उसमें TFM बहुत ज्यादा है, टोटल फैटी मैटर, उससे झाग ज्यादा बनता है. एंड सच सोप्स आर कॉल्ड एज लग्जरी सोप. सो सोप में फैट्स आर यूज्ड. दे आर फैट्स, दे आर नॉट ऑयल्स, बिकॉज सोप इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट्स यूज करके फायदा है. यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे. सोप रिमेन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो वहां पे जितना ज्यादा TFM है उतना सोप अच्छा. So these are some of the functions of lipids. Clear? Last point from lipid is to look at the tests. हमने एक कोई कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा था ना, कौन सा टेस्ट देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट्स में? डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बेनेडिक्ट्स टेस्ट देखा था मैंने. Cu2 plus cupric is converted to Cu plus. अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो ही आपको बेनेडिक्ट रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं. इसीलिए अगर मेरे सब्सटेंस में लिपिड है या नहीं, ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं कौन कौन से टेस्ट कर सकता हूँ? एक तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बेनेडिक्ट्स. वाटर में ऐड करो, डिसॉल्व होता है तो इट इज नॉट लिपिड. इफ इट रिमेन्स इनसोल्यूबल देन इट इज लिपिड. सो वी कैन यूज दिस एज सोल्यूबिलिटी टेस्ट. यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस हमें यूज करना होगा.
क्योंकि पॉलीसैकराइड्स आर आल्सो नॉन सोल्यूबल, ये पॉलीसैकराइड है, दिस इज आल्सो इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन बाय लुकिंग एट अ सब्सटेंस यू कैन फाइंड आउट ये पॉलीसैकराइड है या लिपिड है। घी और लकड़ी का भूसा, इसमें हमें फर्क समझ में आता है, isn't it? और डालडा और लकड़ी का भूसा, सेल्यूलोज, स्टार्च, व्हीट का फ्लोर, और यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड व्हीट का फ्लोर, और व्हीट का फ्लोर एंड घी, सॉलिड घी, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। So first important test, or very common test rather, is solubility test. Lipids are insoluble in water. Second test जो है वो एक another very easy test. This is known as grease test, or you can say बटर पेपर टेस्ट। कुछ स्पेशल नहीं इसमें, पेपर स्पेशल है सिर्फ, और उसकी भी जरूरत नहीं है। समझो आपने घर में मेदू वड़ा फ्राई किया, मेदू वड़ा बनाते हैं ना, बढ़िया लगता है टेस्ट। राइस फ्लोर और आपका जो ये दाल होता है ना, उड़द दाल, उड़द, उसका फ्लोर मिक्स किया जाता है 1:2 प्रोपोर्शन में। रात भर ये भिगोए जाते हैं पहले, दूसरे दिन उसका फ्लोर बनाया जाएगा, इवनिंग तक रखा जाता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, फूलता है वो, और फिर बनाया जाता है। अच्छा लगता है टेस्ट में, हाईली न्यूट्रिशियस ऑल्सो, इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आपने मेदू वड़ा फ्राई किया और समझो आपके पास कुछ टिश्यू पेपर्स है, आपने उसको टिश्यू पेपर पे रख दिया, तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन विद टिश्यू पेपर? सारा ऑयल टिश्यू पेपर में जाएगा। अगर आप वो टिश्यू पेपर देखोगे, दैट टिश्यू पेपर विच इज नॉट यूज, जिसके ऊपर मेदू वड़ा रखा नहीं गया, और टिश्यू पेपर जिसके ऊपर मेदू वड़ा रखा गया, जिसके ऊपर रखा है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एग्जैक्टली द सेम टेस्ट इज यूज्ड। आपका जो सब्सटेंस है, जो भी टेस्ट सब्सटेंस है, जिसको भी आपको टेस्ट करना है, दिस टेस्ट सब्सटेंस इज रब्ड ऑन grease paper or butter paper, and if it becomes transparent, the given substance has lipids. अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये लिपिड नहीं है। And third test, it is a specific test, chemical test. ये जैसे हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट था शुगर के डिटेक्शन के लिए, वैसे ये एक रिएजेंट है जिसको कहा जाता है सुदान रिएजेंट। सुदान ये केमिकल है, सुदान रिएजेंट। इसके डिटेल में, इसके कंपोजिशन के डिटेल में हमें नहीं जाना, लेकिन we can find two types of reagent. सुदान 3 reagent एक होता है, और दूसरा होता है सुदान ब्लैक बी reagent। ये reagents के नाम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जैसे आपके सब्सटेंसेस के केमिकल्स के नाम है, वैसे ही reagents के नाम है। सुदान 3 reagent, सुदान ब्लैक बी reagent। सिमिलर है। When I add oil to Sudan 3 reagent, oil, lipid, fat, कुछ भी add करो, the color of this mixture becomes red. Red color. If red color appears, the mixture has lipid. अगर मैं सुदान ब्लैक बी में oil, lipid, fat कुछ भी add करता हूं, तो इससे black color आता है. The solution turns black. Clear black, bluish black हो जाता है। Then our substance or test substance is lipid. So Sudan reagent can also be used for detecting the presence of oil.
इतना ही याद रखो, सुदान रिएजेंट में क्या है, उसका रिएक्शन क्या होता है, हाउ द कलर चेंजेस, दिस डिटेल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। जस्ट रिमेंबर सुदान इज अ केमिकल रिएजेंट which is used for detection of facts. Sudan 3 gives red color, Sudan black B gives black color with facts. समझ में आई बात? नोट कर लेना। ऑनलाइन समझ में आया क्या किया अभी तक सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लेना ये चीजें। कौन लेट ज्वाइन हुआ है? 5 लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, टाइम पे ज्वाइन हो ना, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के कुछ फायदा नहीं होता। जो लाइव है वो लाइव है। नहीं नहीं, सुदान ये एक रिएजेंट है, ये इसमें लिपिड नहीं हो। इट इज लाइक यू ऐड आयोडीन टू द स्टार्च, कलर बिकम्स ब्लू। आयोडीन में स्टार्च नहीं हो, उसी तरह से ये एक रिएजेंट है, ये केमिकल है। अगर इसमें हम ऑयल ऐड कर दें, इफ यू हैव दिस रिएजेंट सुदान 3 करके रिएजेंट है, केमिकली थोड़ा अलग है, इसमें आप ऑयल ऐड कर दो तो इस रिएजेंट का कलर रेड हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ रेड कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लिपिड। अगर ये रेड नहीं होता तो आपके सब्सटेंस में लिपिड नहीं है, अगर ये रेड होता है तो ये लिपिड है। सिमिलरली ये जो रिएजेंट है वो कलरलेस होता है। व्हेन यू ऐड ऑयल और लिपिड इट बिकम्स ब्लूइश ब्लैक, वेरी डार्क ब्लू व्हिच अपीयर्स लाइक ब्लैक। सो अगर ब्लैक कलर आता है तो लिपिड है, ब्लैक कलर नहीं आता आपके रिएजेंट को तो लिपिड नहीं। एंड यू कैन डिस्टिंक्टली सी वेरी डार्क ब्लैक और डार्क रेड कलर इज डेवलप्ड, ब्रिक रेड, ब्लड की तरह रेड होगा ये, एंड दिस इज वेरी ब्लैक। So you can easily differentiate and find out whether your substance has lipid or not. मुझे तो बताना लिख के। सर 15 तारीख से कॉलेज शुरू होने वाला है। हेलो सर, क्या? हाँ बोलो। 15 तारीख से कॉलेज चालू होने वाले। नहीं मुझे समझा नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलो। सर कॉलेज चालू होने वाले हैं क्या 15 तारीख से? हाँ कॉलेज तो फिजिकल शुरू हो गया हमारे, जो फिजिकल आते हैं आप फिजिकल बैठ सकते हैं। और कौन सा आपको एक्सपेक्टेड है? कॉलेज मतलब प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं? नहीं मतलब पूरा मतलब
ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया हाँ, पूरा फिजिकल फरवरी एंड से शायद शुरू होगा, नियर फरवरी एंड। तब तक आपको ऑप्शन रहेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन का। उसके बाद पूरा ऑनलाइन शायद शुरू हो जाए। गवर्नमेंट जैसे बताता है वैसे करना पड़ेगा हमें, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आएंगे। ओके सर। रब कर दो, ये हो गया सबका, बताओ एक बार। यस सर। So that's all for lipids. छोटा था lipids as compared to carbohydrates. Carbohydrates was a big part. अब हमें नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स देखने हैं, एंड दीज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स देखेंगे हम पहले, बाद में न्यूक्लिक एसिड देखेंगे। प्रोटीन्स, रिमेंबर these are one of the most diverse biomolecules और मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मुझे यहां पे मिली, सबसे ज्यादा डाइवर्स। आपके कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा डाइवर्स ये है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के जितने टाइप्स है उससे ज्यादा प्रोटीन के टाइप्स, जितने आपके लिपिड्स के टाइप्स है उससे ज्यादा प्रोटीन्स के टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए आरएनए दो ही है, उससे ज्यादा आपके प्रोटीन्स है। सो प्रोटीन्स आर ऑफ मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कैन बी सीन। तो हमें सारे प्रोटीन्स नहीं पढ़ने, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। सो दीज आर मोस्ट diverse biomolecules and they are macromolecules. Why they are macromolecules? They are not insoluble in H2O. हाँ, they are acid insoluble or Form the redentate. Their polymers. ओके, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है और पॉलीमर्स है। यस, पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ Amino acids. Amino acid. अमीनो एसिड्स। मुझे बहुत बार देखा ये फर्स्ट चैप्टर से लेकर अभी तक। अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। सो अगर मेरे पास अमीनो एसिड्स है और मैं उनको लिंक कर देता हूं तो जो चेन बनता है इस तरह से, इस चेन को कहा जाता है Protein. पॉलीपेप्टाइड। पॉली मतलब मल्टीपल, मीनिंग पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड वर्ड कहां से आया? पेप्टाइड वर्ड आया है इस बॉन्ड से। ये एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन। मेनी अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर। जैसे इन अ पॉलीसैकेराइड और इन अ डाइसैकेराइड और इन अ ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू डैश बॉन्ड। इन जनरल उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? अल्फा हो बीटा हो, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स Glycosidic. Glycosidic. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं ना हम उसको। दो सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। योर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स विल हैव अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हैव बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको हमने कहा था एस्टर बॉन्ड, क्योंकि वो COP बॉन्ड था या COC बॉन्ड था। फॉस्फेट ग्रुप है तो COC बॉन्ड था, उसको हमने एस्टर बॉन्ड कहा था, जिससे आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अटैच होता है। यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जोड़े जाते हैं, Peptide bond. हाँ, उस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। एंड हेंस द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। कहां तक पॉलीपेप्टाइड टर्म यूज होगा? अगर मेरे चेन में लेस देन 100 अमीनो एसिड्स हैं, then I will call this chain of amino acids as polypeptide। और अगर मुझे 100
और 100 से ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू 100 अमीनो एसिड्स मिलते हैं इस चेन में, तो वी कॉल इट एज प्रोटीन। अदरवाइज हम उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स कैन गेट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर्स, तो हम आगे देखेंगे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स मिलके भी एक प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन का, दैट इज योर पॉलीपेप्टाइड। मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है तो कितने अमीनो एसिड्स लिंक होंगे? 100 तो दो ही अमीनो एसिड्स होंगे ना। अगर एक ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो कितने मोनोसैकराइड्स लिंक होंगे? 2। 2 अगर एक ही एस्टर बॉन्ड है तो ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड जाएगा। सिमिलरली अगर एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है तो मेरे पास दो ही अमीनो एसिड्स होंगे, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2। इसको मैं कहता हूं डाइपेप्टाइड। आप कहोगे एक पेप्टाइड बॉन्ड है फिर डाइपेप्टाइड क्यों? डाई मीन्स 2, देयर आर 2 अमीनो एसिड्स एंड 1 पेप्टाइड बॉन्ड। मोनोपेप्टाइड होता ही नहीं है। मोनोपेप्टाइड मतलब सिर्फ अमीनो एसिड, उसको कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है। अब इसको मोनोपेप्टाइड कह ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं। समझ में आती है बात? व्हेन सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 अमीनो एसिड्स, उसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, मतलब मेरे पास 3 अमीनो एसिड्स लिंक्ड है एक दूसरे से, तो हम इसको कहते हैं ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड एंड सो ऑन। सर बिकम्स अ पॉलीपेप्टाइड अप टू 100 अमीनो एसिड्स। बोलो। हम डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं ना? पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। इसी तरह से अगर ये 10 तक है, that is 10 amino acids linked together. Amino acid 1, amino acid 2, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 5 up to amino acid 10। तो ये जो सारे हैं, इनको हम वही टर्म यूज कर सकते हैं जो हमने कार्बोहाइड्रेट में किया था। 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट जब लिंक थे तो उस सब्सटेंस को हमने क्या कहा था? मेरा क्वेश्चन समझ में Can you आया repeat? आपको? 2 to 10 सैकराइड यूनिट जब एक दूसरे से लिंक है, डाइसैकराइड क्या कहा? डाइसैकराइड था 2 वाला, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकराइड। करेक्ट। उसी तरह से मैं इसको क्या कह सकता हूँ? ओलिगो पेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड। सैकराइड तो नहीं कह सकता। ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड। अगर 2 to 10 अमीनो एसिड्स लिंक है, ओलिगोपेप्टाइड। लेकिन वही जनरली यूज द टर्म पॉलीपेप्टाइड अप टू 100 अमीनो एसिड्स। दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। एक से ज्यादा है, 100 से कम है, इट इज पॉलीपेप्टाइड। एंड अगर काउंटेबल है अप टू 10, यू कैन नेम देम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डीका पेप्टाइड। दे कैन बी टर्म्ड एज ओलिगोपेप्टाइड्स। समझ में आती है बात? यहाँ तक क्या है? सर हाँ बताओ, Yes, बोलो। sir. आपने मोनोपेप्टाइड का क्या बोला था? मोनोपेप्टाइड हो ही नहीं सकता ना, पेप्टाइड बॉन्ड तो होना चाहिए। और डाई ट्राई ये जो नंबर इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। डाइपेप्टाइड मींस 2 अमीनो एसिड्स, ट्राइपेप्टाइड मींस 3 अमीनो एसिड्स, मोनोपेप्टाइड मींस 1 अमीनो एसिड। लेकिन वी कैनॉट यूज द टर्म मोनोपेप्टाइड, ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपेप्टाइड टर्म डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज नो पेप्टाइड बॉन्ड ना। एक अमीनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड कहां से आएगा? क्या इस ग्लूकोज में सैकराइड बॉन्ड है और आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ पे? नहीं है ना। Yes, उसी sir. तरह से यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, तो मोनोपेप्टाइड टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। यस इसलिए अमीनो एसिड को मोनोपेप्टाइड नहीं कहा जाता। व्हाट कैन आई टर्म अमीनो एसिड एज? Since many amino acids are linked together Monomers. to form polymers,
then a single amino acid can be termed as Monomers. रिपीटिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? मोनोमर। सिंगल रिपीटिंग यूनिट in a Monomer. polymer is monomer. Correct. So in proteins, amino acid is a monomer. Many amino acids are linked together to form a long chain. इस long chain को कहा जाता है polypeptide. अगर ये 100 amino acid से कम है तो it is polypeptide. अगर 100 amino acid से ज्यादा का रिंग है मेरे पास, चेन है मेरे पास, तो मैं उसको कहता हूँ प्रोटीन. फर्क समझ में आता है आपको? नोट कर लेना ये चीज. इसमें आगे मैं ऐड करने वाला हूँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स. ओके सर. मेरा 9:45 है. 9:45. डन. लिखो लिखो. डन. रब कर दो. Yes, sir. ऑनलाइन बच्चे बैठे हो गया. Yes, sir. यस सर। ऑनलाइन बैठे उनका हो गया क्या? हमें Yes, ऑडिबल. sir. Yes, sir. अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं देखो.
आपके अमाइनो एसिड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब मुझे अमाइनो एसिड में क्या क्या मिलेगा, आई गेट कंपल्सरी ये चार जो पहले मैं लिख रहा हूं कंपोनेंट्स, ये होने ही है। कोई भी अमाइनो एसिड हो दुनिया का, ये चार कंपोनेंट्स तो होंगे ही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। They are always present in given amino acid. मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा अमाइनो एसिड, then you will be able to visualize what is actually an amino acid. अभी आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, you can see the structure. सारे अमाइनो एसिड में मुझे CHON मिलेगा। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, some amino acids they also contain some proteins, I'm sorry, they also contain iron, phosphorus, sulfur, and some of them also can have iodine. They are present in some proteins. So सारे प्रोटीन्स में हमें CHON तो मिलेगा ही, इसके बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता। लेकिन some proteins can have iron. Can you give me any example of a protein with iron? hemoglobin. हीमोग्लोबिन। Yes. आयरन हमें मिलता है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। एनीथिंग अदर देन हीमोग्लोबिन? माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के ऊपर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी मालूम है क्या होता है? फोल्ड, फिंगर लाइक फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, उसको हमने क्रिस्टी कहा था ना। Yes, sir. उस क्रिस्टी के ऊपर होता है, क्या होता है वो? सगरे माइटोकॉन्ड्रियन है, Pigments होते हैं तो हाँ बताओ बताओ, प्रद्युम्न, आर्या, अधीरा। आयरन के पिगमेंट होते हैं उसके। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स लोकेटेड है यहाँ पे। हाँ, इनको हमने एक नाम दिया था, सिस्टर ने क्रिस्टर ने नहीं, क्रिस्टल साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। yes, cytochromes are also iron containing proteins, they are present on the cristae. तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जिसमें आयरन, फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन मिलेगा हमें, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स विल हैव दिस। सारे प्रोटीन में हमें CHON तो मिलेगा। So question ये आ सकता है, which of the following elements are always found in a protein? And you will be given 4 options, like option A होगा CHON FeSi, option B CON FePS, option C CHO FeSi, ऑप्शन डी CHON। अगर क्वेश्चन है which of the components are always present in a protein, your option D is correct. Which of the following are components of a protein? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है then you should have at least one option which will have all of them. Then option B is CHON FePSi। सारे प्रोटीन में CHON मिलेगा ही। क्लियर? यहां तक नोट कर लेना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए।
Done, sir. डन, रब कर दूं? Yes, sir. देखो कोई भी प्रोटीन हो उसका बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो है किसी भी प्रोटीन में, इट इज टर्म्ड एज एन अमाइनो एसिड। अमाइनो मतलब अमाइनो ग्रुप होगा NH2, एसिड ऑर्गेनिक एसिड है मतलब COH ग्रुप भी होगा इस। सो अमाइनो एसिड्स आर बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मींस इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। ये पॉलीमर है इसलिए ये आपको इजीली सोल्यूबल नहीं मिलता, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो अमाइनो एसिड्स है ये TCA में डिसॉल्व नहीं होगा प्रोटीन, हिंस इट इज फाउंड इन रिटेंटेट। याद है आपको एक्सपेरिमेंट हमने sir. क्रश किया था टिश्यू, किसमें क्रश किया था? Okay. ट्राइक्लोरो टिश्यू एसिड, वाज क्रश इन Trichloroacid. Trichloroacetic acid. TCA में किया था, मैं राइट? दैट इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद उसको फिल्टर किया था, जो नीचे आया उसको हमने फिल्ट्रेट कहा था, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहा उसको हमने रिटेंटेट कहा था। मैक्रोमोलेक्यूल्स आर फाउंड इन द कहां पे? फिल्ट्रेट में, Retentate. रिटेंटेट में। और जो डिसॉल्व हो जाते हैं वो आते हैं नीचे। डिसॉल्व होते हैं मतलब उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है इसलिए डिसॉल्व होते हैं। अगर बड़ा मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूल ही बहुत बड़ा होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। सो हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस आर फाउंड इन रिटेंटेट, low molecular weight substances pass down in the filtrate. So filtrate is with micromolecules. Proteins will not get dissolved in TCA. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। सो अगर मैं ये अमाइनो एसिड्स देखता हूं विच आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, तो मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ बातें अगर आपको लिखनी है यू कैन नोट डाउन, सिर्फ बोर्ड पे लिखा है वही लिखना है ऐसा कुछ रूल नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आई फाइंड एटलीस्ट 20 different amino acids, 20 different amino acids I can find them in living organisms। 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, सारे नाम आपको याद रखने। 20 अमीनो एसिड्स, इट इज एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर, एंड आई विल टेल यू द नेम, हाउ टू रिमेंबर देम आई विल टेल यू। अब देखो एनसीईआरटी में यही दिया है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में भी यही दिया, लेकिन रिसेंटली people have identified, scientists have identified 2 more amino acids in living organisms. So total number in reality होता है 22. लेकिन since there is no Ames and Zipmer, you need not worry about these 2 amino acids. Remember that there are at least 20. अभी तक ये टेक्स्ट बुक में आना है. So revised syllabus में maybe you may have addition of 2 amino acids, और नए revised syllabus में होगा there are 22 amino acids in living organisms. Right now for us, according to our NCERT textbook, there are only 20 amino acids in living organisms. अगर मैं दुनिया भर में लिविंग नॉन लिविंग सबका एनालिसिस करता हूं for amino acids to find out how many amino acids are there in nature, in living organisms I find 20, but in nature, that is rock, soil, living organisms, non living things, सबका मैंने एनालिसिस किया। वाटर, देन आपके जो मीटियोर होते हैं वो मीटियोर का कंटेंट होता है उसका एनालिसिस किया, तो मुझे ऐसे पता चला कि नेचर में आई हैव मोर देन 300 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, मोर देन 300। मोनोमर की ही इतनी डाइवर्सिटी है। मोनोमर की इतनी डाइवर्सिटी है तो पॉलीमर कितना डाइवर्स? मुझे बताओ A to Z इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल? 20। कितने वर्ड्स बना सकते हो आप?
How बहुत many words you can make? Infinite. Literally, you have dictionaries of this size, you have dictionaries of this size, and you have dictionaries of this size in volumes. Volume 1, volume 2, volume 3. Unending. Exactly in the same manner. जैसे आपके इंग्लिश अल्फाबेट से इनफाइनाइट वर्ड्स तैयार हो सकते हैं, उसी तरह से 20 अमीनो एसिड्स को मैं अलग अलग सीक्वेंस में लगा सकता हूँ. Suppose I have 20 amino acids, I can make a sequence like amino acid 1, amino acid 3, amino acid 4, amino acid 8, amino acid 10. अगर मैंने नंबर दे दिए सारे 20 amino acids, I can make a lot of permutations and combinations. They are unending, infinite. That is why proteins are most diverse biomolecules in the living world. क्योंकि आप बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर सकते हो अमीनो एसिड्स के टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. समझ में आती है बात? प्रोटीन बनता कैसे है बताओ मुझे. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इनसाइड अ सेल. क्या बनाया मैंने ये? व्हाट इज दिस? स्पाइरोगेरा. मैं एक फैमिलियर डायग्राम बनाता हूं तो फिर आप बताओगे. हाँ, तो ये है मेरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए. डबल स्टैंडर्ड डी. डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मुझे सेल में जब प्रोटीन सिंथेसाइज करना है तो पहले मिलता है मुझे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? Transcription. Yes, we call it as transcription. फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और साइटोप्लाज्म में ये बाइंड होता है Ribosomes. राइबोसोम्स के साथ. राइबोसोम्स में है मेरे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए है. 70s 80s राइबोसोम्स है. उसका स्मॉल सबयूनिट है, लार्ज सबयूनिट है. यूकैरियोटिक के स्मॉल सबयूनिट में मुझे 5.8s मिलता है, राइट. 18s मिलता है, 28s आरआरएनए मिलता है राइबोसोम में. एंड देयर आर मेनी प्रोटीन्स. सो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स टुगेदर फॉर्म राइबोसोम्स, और इस राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. अब यहाँ पे अमीनो एसिड जोड़ने हैं मुझे. बहुत सारे अमीनो एसिड्स यहाँ पे जोड़े जाएंगे. ये है एक छोटा चेन. जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज योर पॉलीपेप्टाइड. ये अमीनो एसिड्स लाता कौन है? यहाँ पे समझो 2 अमीनो एसिड्स लिंक्ड है. यहाँ पे 1 2 3 लिंक्ड है. यहाँ पे 1 2 3 4 लिंक्ड है, और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्ड है. किससे? इन अमीनो एसिड को एमआरएनए तक लाने का काम कौन करता है? tRNA. ट्रांसफर आरएनए. एग्जैक्टली. बताया ना मैंने आपको ये. Yes, sir. एक आरएनए होता है साइटोप्लाज्म में जिसको कहा जाता है टीआरएनए. टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर. ये अमीनो एसिड करता है क्या है? ये करेक्ट अमीनो एसिड को उठाता है, यहाँ तक लेकर आता है, और फिर उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है राइबोसोम के हेल्प से. एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस बिगिंस. पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस शुरू होता है. सो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मुझे 3 आरएनएस की जरूरत होती है. आई नीड एमआरएनए व्हिच इज इंपॉर्टेंट, which provides template और गाइड. क्या गाइड होता है? ये मेरा एक स्ट्रैंड जो है ना डीएनए का, वो ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए. मेरे एक डीएनए स्ट्रैंड पे सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स अमीनो नाइट्रोजनस बेसिस. से फॉर एग्जांपल AGCT AGCT, सो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन.
ये अलग अलग सीक्वेंस में लगाई जाएगी। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक स्ट्रैंड से mRNA बनता है, दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनते। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से mRNA बनेगा। इस mRNA पे भी ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे जो मेरे डीएनए पे है, वो यहाँ पे होते हैं mRNA, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे अगर G है तो mRNA पे C होगा, C पेयर्स विद G, इजंट इट? आपने पढ़ा है ना 10th में, डीएनए में एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन। यूरेसिल। तो अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे C होगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे G होगा, यहाँ पे T है तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे A है तो यहाँ पे U होगा, यूरेसिल। क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो इस तरह से मेरा mRNA का चेन बन गया, जिसमें वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है वही कॉपी हुआ है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। जहां पे डीएनए में G है वहां पे mRNA में C है, जहां पे डीएनए में C है वहां पे mRNA में G है। तो mRNA ने क्या किया, डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका मैसेज उसने साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया। मैसेज लेके आए हो ये आरएनए, hence it is termed as messenger RNA since it carries a message or genetic material from DNA into the cytoplasm। समझ में आती है बात आपको? और ये जो mRNA है, इस mRNA का रीडिंग होता है। फिर आपका राइबोसोम जो है वो एक्चुअली mRNA को रीड करता है, और जब mRNA रीड होता है तो ये रीड होता है 3 नाइट्रोजनस बेसिस एट ए टाइम। 3 नाइट्रोजनस बेसिस का रीडिंग होगा, 3 नाइट्रोजनस बेसिस एट ए टाइम, विच कैन बी एनीथिंग। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा AUG, यहाँ पे होगा CUC, देन AGG, GAA and so on. 3 nucleotide bases are read at a time during synthesis of a polypeptide by ribosome। और ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है जो राइबोसोम रीड करता है mRNA के ऊपर, इसको कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में से कोई भी 3 एट ए टाइम रीड होंगे शुरू से, इसलिए उसको ट्रिपलेट कहा जाता है। हर एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है, हर एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है, इट स्पेसिफाइज वन एंड ओनली वन अमाइनो एसिड। मतलब अगर मेरे पास AUG ये कोडॉन है, ट्रिपलेट कोडॉन है, इट ऑलवेज कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड which is called as methionine। in other words, अगर मेरे mRNA पे AUG है तो मेरा tRNA मेथियोनिन लेकर यहाँ पे आएगा। समझ में आती है बात? फिर से अगर आगे AUG है तो फिर से दूसरा tRNA मेथियोनिन लेके आएगा, 2 मेथियोनिन को लिंक किया जाएगा। आगे फिर से AUG है, फिर से तीसरा tRNA मेथियोनिन लेके आएगा, तीसरा मेथियोनिन लिंक होगा। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। समझ में आया कुछ मैंने क्या होता है ऑनलाइन? यस सर। मैंने क्या बताया समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। एक ट्रिपलेट कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब इसके डिटेल हमें 12th में पढ़ने हैं, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन ये कंसेप्ट एक बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होता है। जब ये mRNA बनता है तब ये सब रीडिंग वगैरह हुआ और फाइनली प्रोटीन बना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। हाँ बताओ। ट्रांसलेशन। यस, वी कॉल दिस प्रोसेस एज ट्रांसलेशन। अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती और कोई जर्मन सिटीजन आता है मेरे सामने और मुझसे जर्मन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता, तो मुझे एक ट्रांसलेटर लगेगा बीच में।
जो जर्मन को मराठी, हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे बताएगा और मेरा सेंटेंस उसको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताएगा। सेल को एमआरएनए का लैंग्वेज नहीं समझता, सेल को नहीं समझता एयूजी मतलब क्या, सेल को क्या समझता है मिथियोनिन मतलब क्या। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेल, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ आरएनए। आरएनए लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय सेल। आरएनए सेल को ये नहीं, सेल कैन नॉट रीड द इंफॉर्मेशन ऑन आरएनए, इसलिए आरएनए का इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होता है into an understandable language by a cell, and what cell understands is the language of amino acid, that is nothing but protein. Chain of amino acids is protein. This process is termed as translation. इस तरह से आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर. Since many amino acids are linked together, you can have many permutations and combinations. That is why proteins are most diverse biomolecules with amino acids as their repeating units. समझ में आई बात? क्लियर यहां तक? ड्रॉ करना ही है या रब कर दो? करो करो, बनाओ फटाफट. tRNA और ट्रांसफर RNA we can write it binds to its correct amino acid. अब इसके लिए भी टर्म है लेकिन हम वो अभी नहीं, आई वोंट कॉम्प्लिकेट द मैथ. उसको कहा जाता है कॉग्नेट अमाइनो एसिड. दैट इज फाइन, जस्ट राइट tRNA binds with correct amino acid and brings it to ribosome for protein synthesis. अगर मैं जो बोल रहा हूं वहां पे 100% अटेंशन है, 100%, तो ये आप लिंक कर सकोगे. एक ना ऑनलाइन एक जोक आता है, मीम्स जो होते हैं ना, एक ऑनलाइन मीम है, यू लूज योर अटेंशन इन अ क्लास फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट कुछ सामने देख रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है. 12 बजे तक लेक्चर है या 2 बजे तक, उसके बाद घर जाके आराम करूंगा, बहुत थक गया इंग्लिश. अगर ये कुछ दिमाग में चल रहा है और 2 मिनट के बाद यू स्टार्ट अगेन पेइंग अटेंशन, बिफोर यू आर टॉकिंग अबाउट डीएनए, आफ्टर 2 मिनट्स क्वांटम फिजिक्स इज गोइंग ऑन. मतलब कुछ नहीं समझता क्या चल रहा है. 2 मिनट में यू आर ऑफ ट्रैक. 100% अटेंशन क्लास में होना चाहिए, 100%. बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है बाकी चीजों के बारे में. यही सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी जो आपके सामने चल रहा है. This is the first step to crack your NEET. Remember, 100% attention is the first step to crack NEET. अगर आपको नीट क्लियर करना है तो जो चल रहा है सामने, कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पे 100% अटेंशन होना चाहिए, अनडिवाइडेड अटेंशन. हर एक वर्ड जो आपका टीचर बोल रहा है वो आपको सुनना है, समझना है. अगर कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन स्टॉप योर टीचर एंड आस्क इट अगेन. बताओ, चलो फटाफट. मुझे आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताना है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो बताना है, एंड क्लासिफिकेशन बताना है अमीनो एसिड्स का. ट्रांसलेशन के बाद ये बन जाएगा आपका प्रोटीन.
गया सर Okay. जूम इन करो ना। क्या नहीं दिखा आपको, बताओ। जूम आउट हो गया है पूरा। हाँ अब ठीक है। यस सर। हो गया, रब कर दो। Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइटल दो, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, that should be your next title. As I told you, amino acid is a monomer. Repeating it in a protein is amino acid. अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं अमाइनो एसिड का, एक जनरल स्ट्रक्चर, तो मुझे अमाइनो एसिड इस तरह से मिलता है। एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसकी भी 4 वैलेंसीज हैं। एक वैलेंसी के ऊपर आपको मिलता है अमाइनो ग्रुप, दैट इज योर H2N और NH2 ग्रुप। मुझे N के साथ यहाँ पे पेयरिंग दिखाना है, बॉन्ड दिखाना है, इसलिए मैंने लिखा H2N। दूसरा वैलेंसीज ऑक्यूपाई करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। एक होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है आपका R, मतलब फंक्शनल ग्रुप, which can be hydrogen, methyl, ethyl, हाइड्रोकार्बन चेन, एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड वाला रिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे R is the functional group, which can be hydrogen और हाइड्रोकार्बन चेन और एरोमेटिक रिंग। समझ में आती है बात? So any type of organic component can replace this R. Simplest is H, हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ। तो मुझे बताओ, जो 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स है, वो किसके वजह से है? NH2 की वजह से है, COH के, H के या R के वजह से? R के वजह से। R. ड्यू टू R। जितने अलग अलग R, उतने अलग अलग अमाइनो एसिड्स, क्योंकि बाकी सारे अमाइनो एसिड्स में ये 3 कंपोनेंट्स तो होने ही है। समझ में आई बात? तो कैन आई से, ध्यान से सुनना, कैन आई से that this carbon, listen to my statements very carefully, this carbon is attached to 4 different groups, except as long as this R is not H. Let us imagine ये R H नहीं है, this is not hydrogen. In that case, carbon is attached to 4 different groups. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Such type of carbon is termed as alpha carbon or asymmetric carbon और chiral carbon। ऐसा कार्बन जिसके 4 वैलेंसीज 4 अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाइड है। कोई भी 2 वैलेंसीज एक ही ग्रुप से ऑक्यूपाई हुए तो इट इज नॉट कायरल। सपोज ये RH बन जाता है, तो मेरा एक वैलेंसी पे H है, दूसरे वैलेंसी पे भी H है, सेम ग्रुप आ गया, इट इज नॉट अल्फा कार्बन, इट इज नॉट asymmetric carbon because it has 2 same groups attached to 2 valencies. अगर चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से ऑक्यूपाइड है, देन आई कॉल दिस कार्बन एज अल्फा कार्बन और asymmetric carbon, or we call this as a chiral carbon. कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसमें अगर इस तरह का अल्फा और कायरल कार्बन है, इट इज ऑलवेज
ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या? asymmetrical, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? वो लाइट के प्लेन After को चेंज yeah. कर देता है। Let's say Extra right rotatory में or तो levo left में rotatory. भी After रहता है। passing through the solution, it changes. करेक्ट। सो मेरे पास अगर ये लाइट है तो दिस लाइट विल बी बेंट आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स प्लेन ऑफ लाइट विल बी बेंट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड। इस लाइट को मैं क्या कहता हूँ? PPL PPL, plane polarized light. यस करेक्ट। बताओ, आप बताओ, इस लाइट को हम क्या कहते हैं? रिवीजन करना रहेगा, मुझे तुरंत समझ में आता है आपका रिवीजन हुआ है या नहीं। अगर रिवीजन हुआ है तो फटाफट फटाफट आंसर आ सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। आपका रिवीजन नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होने वाली है, और दिक्कत आपको होने वाली है, मुझे नहीं, क्योंकि नंबर्स किसको लाने हैं? आपको लाने हैं, मुझे तो नहीं लाने। मेरा हो गया ना, डॉक्टर बनना है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। इसको हम कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही प्लेन में है। जब ये सॉल्यूशन से पास होता है और अगर मेरा प्लेन राइट साइड में टिल्ट होता है इस तरह से, द लाइट प्लेन ऑफ द लाइट इज बेंट टुवर्ड्स राइट साइड, मैं उसको कहता हूं एक्स्ट्रा रोटेटरी। एक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट साइड में टर्न करता है तो इट इज लीवो रोटेटरी। मेरे सारे शुगर्स जो मेरे बॉडी में यूटिलाइज होते हैं वो होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। रोटेटरी। डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, इजंट इट? एल ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज होता, माइनस ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज होता मेरी बॉडी, प्लस ग्लूकोज यूटिलाइज होता है। माइनस ग्लूकोज इज नॉट यूटिलाइज, डी प्लस ग्लूकोज इज यूटिलाइज, डी माइनस ग्लूकोज नहीं यूज होता। माय बॉडी आइडेंटिफाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं लीवो रोटेटरी, एल अमाइनो एसिड्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं होते, या अगर आप लोगे तो वो यूटिलाइज नहीं होंगे, वो वैसे एक्सक्रीट हो जाए। our body cannot use them. Our body identifies and uses only levorotatory amino acids. ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहा गया है एल अमाइनो एसिड्स। दिस इज विद ओल्ड टर्मिनोलॉजी, एल लीवोरोटेटरी। हाँ बोलो। यूटिलाइज नहीं होता ना लीवोरोटेटरी। Dextrorotatory are not utilized. What we have are all L amino acids. D amino acids are not used. Protein synthesis में भी ये यूज नहीं होते। हाँ? अमाइनो एसिड के केस में उल्टा होगा, हाँ, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नॉट यूटिलाइज और लीवोरोटेटरी यूटिलाइज। हाँ, अमाइनो एसिड में उल्टा होगा, आपके शुगर से बिल्कुल उल्टा। शुगर में डेक्स्ट्रोरोटेटरी आर यूज, अमाइनो एसिड्स में लीवोरोटेटरी आर यूज, डेक्स्ट्रोरोटेटरी आर नॉट यूज। क्लियर बात यहाँ पे? एनी डाउट? अगर ये कार्बन में देखता हूं तो मुझे इसकी सिमिलैरिटी दिखती है इस केमिकल के साथ। क्या ये CH4 आप क्या कहते हैं? मीथेन। Methane. मीथेन है ये, CH4। This also looks like methane. Only thing is, I have replaced the three groups. Instead of one H, there is amino. Instead of other H, there is COH. Instead of third H, there is R. So I can call these amino acids as substituted methanes. सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स मतलब मैंने मीथेन में जो 3 हाइड्रोजन्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय 3 अदर ग्रुप्स। सो ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन एंड ऑल ऑफ देम आर एल अमाइनो एसिड्स एंड ऑल ऑफ देम आर अल्फा अमाइनो एसिड्स, दैट इज दे हैव asymmetric carbon।
अल्फा अमीनो एसिड्स मतलब those amino acids with asymmetric carbon. All amino acids have asymmetric carbon except one that we'll see later. क्लियर? यहां तक नोट कर लेना ये. ड्रॉ दिस डायग्राम और दिखाओ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन दिखाओ. हो गया? डन? Yes, sir. रख कर दो. Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर मेरे प्रोटीन में अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स एक साथ जोड़े गए, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 अप टू अमीनो एसिड n, जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया ना, मिथ्योनिन 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 मिथ्योनिन, ऐसा प्रोटीन नहीं बनता कभी. आपको अलग अलग अमीनो एसिड्स लिंक बनेंगे. ये अमीनो एसिड अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, 20 टाइप्स है. You can have repetition of amino acid 1 somewhere over here in between. That is possible. But you have different types of amino acids forming a polymer. ऐसे polymer को हम क्या कहते हैं? Which is made up of more than one type of unit. कार्बोहाइड्रेट हमने पॉलीसैकेराइड भी लिखे थे ऐसे. सेम मोनोसैकेराइड अगर रिपीट होता है तो एक टाइप, अगर अलग अलग मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड देन अनदर टाइप. हेटेरो. करेक्ट? बताओ, आप बताओ. हेटेरो, isn't it? होमो पॉलीसैकेराइड क्या थे? जहां पे सारे मोनोसैकेराइड्स एक ही टाइप के. हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या था? अलग अलग मोनोसैकेराइड्स वर linked together. Am I right? Similarly, we have different amino acids linked together in all proteins. So can I say that proteins are always heteropolymers of amino acids? Is that correct? Sir, heteropol amino acid ही है, लेकिन type of amino acid is going to be different. अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हो. समझ में ही बात? अगर ये अमीनो एसिड है, नोट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब समझो मेरे पास ये अमीनो एसिड है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, अल्फा अमीनो एसिड है, एल अमीनो एसिड है. मैं इसको डिसॉल्व कर देता हूं वाटर में. इस अमीनो एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं. वाटर में डिसॉल्व हो जाने के बाद मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिलती है.
पे अटेंशन नाउ, मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिलती आफ्टर डिसॉल्विंग दिस अमाइनो एसिड इन वाटर. व्हाट आई कैन गेट इज my amino group gets ionized. It gets one proton. NH2 से ये बनता है NH3. बाकी सब सेम, कुछ फर्क नहीं हुआ. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. इस N के ऊपर Positive. Positive. be positively charged because it will receive proton. उसका रिडक्शन होगा. रिडक्शन इज गेन, ऑक्सीडेशन इज लॉस. तो मुझे NH3 प्लस मिलता है यहाँ पे. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मेरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो आयोनाइज हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आई वोंट हैव एनी चेंज इन अमाइनो ग्रुप, बट जो COOH ग्रुप है वो आयोनाइज हो गया. इससे H निकल गया. अगर H निकल जाता है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा नेगेटिव चार्ज. समझ में आती बात. सो वाटर में बोथ दीज फॉर्म्स एग्जिस्ट. पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है. लेकिन वाटर में, हमारे बॉडी में वाटर है क्या, हमारे बॉडी में रन क्या करता है, हार्ट पंप किसको करता है, वाटर को तो पंप नहीं करता, ब्लड को पंप करता है. तो हमारी बॉडी में वाटर नहीं है, वाटर इज मेन कंपोनेंट नो डाउट, बट व्हाट वी हैव इज ब्लड. और इसका पीएच होता है अराउंड 7.3. pH ऑफ आवर ब्लड इज अराउंड 7.3. इस pH को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल pH. जो हमारे ब्लड का pH है 7.3, 7.4, इसमें वेरी होता है. आपके HSC टेक्स्ट बुक में 7.4 दिया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में. बट डजंट मैटर, 0.1 हियर एंड देयर इज फाइन. दैट डजंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. अगर ये एसिडिक हो जाए तो प्रॉब्लम होगा, अगर बहुत अल्कलाइन हो जाए तो प्रॉब्लम होगा. अराउंड 7 इज ओके. 7.2, 7.3, 7.4, दैट इज योर फिजियोलॉजिकल pH, अप्रोक्सीमेटली 7.3. अगर मैं इस अमाइनो एसिड को फिजियोलॉजिकल pH पे रखता हूं तो होता क्या है. सी व्हाट हैपेंस. आई हैव दिस कार्बन, हाइड्रोजन, R, COO, ये भी आयोनाइज हो जाएगा और ये भी आयोनाइज हो जाएगा. मेरा एक ही मॉलिक्यूल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा. एट फिजियोलॉजिकल pH both amino group and carboxylic group they get ionized. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सब्सटेंस को, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता, मतलब मैं एक साइड लगा देता हूं नेगेटिव चार्ज, एक साइड लगा देता हूं पॉजिटिव चार्ज, और मैं करंट रन करता हूं, आई रन अ करंट, और मैंने इस अमाइनो एसिड को यहां पे रख दिया, ये है मेरा अमाइनो एसिड. तो ये कहां पे जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा या पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव में. अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मूवमेंट किस साइड पे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ ही जाएगा. व्हाई, बिकॉज इट हैज अ नेट पॉजिटिव चार्ज. सो दिस फॉर्म ऑफ एन आयन विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड. अगर मैंने इस सब्सटेंस को सेम कंडीशन में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट कर दिया, उसको कहां पे मूव करेगा, ये पॉजिटिव. टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एनोड की तरफ जाएगा ये. व्हाई, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो नेगेटिव चार्ज आयन जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज आयन जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. अगर मैं इस आयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये कहां पे जाएगा, आई रन अ करंट, पॉजिटिव. कहां पे जाएगा, नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव. पॉजिटिव.
Why? वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शन। सर वो वैसे ही न्यूट्रल रहेगा In क्या? the center. हाँ तो वो मूव करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं बताओ। करेगा. इसमें दोनों है ना। नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर? नेट चार्ज Zero. कितना है? नेट मेरे Zero. पास 10 रुपए Zero. आए, मैंने 10 रुपए खर्चे किए, नेट गेन कितना हुआ मेरा? 0। 0 न्यूट्रल। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज क्या है? 0। Will it move in electric field? It is a neutral as good as. It won't move in the electric field. ऐसा जो pH होता है, जिस pH पर मेरा कंपाउंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रन ही नहीं होता, ध्यान से सुनना, that pH at which the chemical compound does not show any movement in electric field, इस pH को मैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहता हूं आइसोइलेक्ट्रिक pH। आइसोइलेक्ट्रिक, आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। At this pH, my amino acid will have one positive, one negative charge. It will not move under electric field. But this is not going to be isoelectric pH. अगर मैं pH चेंज करूंगा, अगर मैं उसको एसिडिक बनाता हूं pH को या बेसिक बनाता हूं, I may get positive or negative ion, and then it will migrate. But at pH of 7.3, it exists as an ion with both positive and negative charge, which does not move under electric field. ऐसे आयन को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया है, देखो। एनसीईआरटी हैज गिवन दिस डायग्राम, दिया है क्या? दिख रहा है एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम ये? पेज नंबर 144 देखो, पेज नंबर 144 एनसीईआरटी। यस सर। हाँ, येलो कलर का रेक्टेंगल दिया है 144 पे, 144 पेज नंबर। दिख रहे हैं ये फॉर्म्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे? इसको क्या कहा है? बी इज डैश ज्विटर आयनिक फॉर्म, इसको हम कहते हैं Zwitter ion. Amino acids exist as Zwitter ions under isoelectric or at isoelectric pH or at physiological pH. Amino acids exist as their Zwitter ions. This understanding is important. ये basic है amino acids, बाकी कुछ नहीं है। ये चेंज करते जाओ, आपका अमाइनो एसिड बदलता जाएगा। और दो अमाइनो एसिड में बॉन्ड कैसे बनता है, दैट्स ऑल। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस पार्ट एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड लाइक एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसिडिक, बेसिक, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, एक्सेट्रा। दोज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज तो सारा लॉजिकल है, आगे कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात? ये क्लियर है सबको? एनीबॉडी एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नाउ टुमारो वी हैव 2 lectures and both are online. In tomorrow's lecture what we are going to study is we'll look at classification of amino acids, and first we'll look at the formation of a peptide bond. इसको मैं स्टार करता हूं, एक बार ट्राई कर लेना। If you can form a peptide bond between two amino acids, just try to find out.
ओरिएंटेशन यही रखना है अमीनो एसिड, ऐसे मत करना ये COH इधर लिया और ये NH2 इधर लिया, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 डायमेंशनल फॉर्म में ये कैसे भी रोटेट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, लेकिन टू ड्रॉ अ पेप्टाइड बॉन्ड just draw it in this manner and try to find out if you can make a peptide bond. I will give you a hint. इसके आगे अगर मैं दूसरा अमीनो एसिड बनाता हूं तो अमीनो एसिड आएगा इस तरह से, NH2 मैंने सिर्फ H अलग अलग कर दिया, सेम है NH2 C HR CO OH। ये वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा, जो आपके लिपिड्स में हुआ वही यहाँ पे होना है, जो आपके मोनोसैकेराइड टू डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में हुआ वही यहाँ पे होना है। एट द एंड व्हाट विल आई फाइंड? दिस CONH, this part bond between CO and NH is the peptide bond. Try to find out whether you can link these two amino acids. As a homework, just try to do this and tell me tomorrow if you can do that. ओके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना इसका फोटोग्राफ। लिंक दिस टू अमीनो एसिड्स, ड्रॉ अ फाइनल स्ट्रक्चर विथ 2 अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर एंड शो द पेप्टाइड बॉन्ड एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। मुझे व्हाट्सएप पे ये इमेज भेज दो, फोटो खींच के पेज का। समझ में आई बात? So we'll stop here today. Tomorrow we'll start with formation of peptide bond and classification of amino acids. नोट कर लेना ये क्या दिखाना है आपने मुझे करके। तो सर हाँ बोलो। तो CNN लिंक बना लेगा ना? हाँ तो इसके बाद बनेगा कुछ इस तरह से, देखो ये सारा स्ट्रक्चर वही होगा, CHR वो तो यही रहेगा। देन आई हैव C डबल बॉन्ड O N और NC जुड़ जाएगा। CHR COOH। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाटर गया, व्हाट CO and NH remain, they are linked together. CO of first amino acid, NH of second amino acid, they are linked together. This bond is called as peptide bond. ड्रॉ कर लेना, लेकिन ये एक बार अपने खुद से ड्रॉ करो so it becomes, you understand it more clearly. Okay, so let us stop here. Thank you all of you. Thank you, sir. So Thank you, sir. Thank you, thank you. तो थोड़ा रह गए। हाँ लिखो लिखो, बनाओ, बताओ मुझे हो जाने के बाद। डन सर। डन, ओके चलो एंड करता हूं मैं मीटिंग। बाय बाय। डन सर।